हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो देखिए, आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको लास्ट फ्यू डेज़ में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए, ताकि आपका जो कामनेस है, जो आपका पीस है ऑफ माइंड, वो ना बिगड़े। तो सबसे पहले उन चीज़ों को बात करने से पहले मैं चाहूँगा ये आप जो 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में से, उनके बारे में एक बार देखें, ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि किस हिसाब से पेपर डाला जाता है और आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के बारे में। वो पूछते हैं कि वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो उसने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को रेकमेंड किया था, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सबसे पहला, ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। सेकेंड स्टेटमेंट सेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड एंड द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। तो देखिए, अगर आपको वुड डिस्पैच के बारे में अंदाज़ा तक भी नहीं है, आपने कभी हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, फिर भी अगर जब आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही वेग है, वो इतनी एब्सोल्यूट है कि वो सही हो ही नहीं सकती। अगर वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ऐसी कोई कमेटी बिठाई जाती, अगर आज के 21st सेंचुरी में भी कोई कमेटी बिठाई जाए, तब भी वो ऐसी चीज़ रेकमेंड नहीं कर सकते कि इंग्लिश को हर एक लेवल पे आप रेकमेंड कर दें, आप उसको एज अ सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लगा दें, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। और अगर हम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो उसमें वो और भी ज़्यादा कम था। तो इंग्लिश एज अ मीडियम एट ऑल लेवल्स, तो पक्का ही ये स्टेटमेंट गलत है। और हमारे थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि गलत है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि है A, 1 एंड 2। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको पेपर में आएंगे, तो एटलीस्ट 10% ऑफ द क्वेश्चंस इसी हिसाब से होंगे। या तो उसमें 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देंगे या 3 के 3 ही कर देंगे, आप सही स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे, सही ऑप्शन तक, चाहे आपको उस क्वेश्चन के बारे में प्रायर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए जो एक प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपका मन शांत होना चाहिए, आपको अपने आप पे हौसला होना चाहिए कि जितनी आपने तैयारी की है इट इज़ एनफ इस पेपर को क्लियर करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल का है। पहली जो दो स्टेटमेंट है चन्हुन-दारो और कोट-दीजी, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो ये दोनों सिटीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होगा कि ये दोनों सिटीज़ पक्का नहीं है, पर जो C एंड D में से ही कोई आंसर है। तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है इस आंसर क्वेश्चन को सही करने की। या तो आंसर होगा सहोगरा या फिर आंसर होगा दिसालपुर। पेपर के अंदर उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वो है कि कौन सी ऐसी रिलीफ इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर अशोका का नाम लिखा गया है अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। देखिए, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, पर फिर भी आप इनके इसके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर एक बार देखिए। तो जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कन्ननगली, सांची, शाहबाजगिरी और सहोगरा। तो देखिए, ये जो डी स्टेटमेंट है, डी ऑप्शन है सहोगरा, यही सेम ऑप्शन आपके यहाँ पर सहोगरा यहाँ पर भी है इंस्क्रिप्शन साइट, हड़प्पन साइट में। तो इससे पता लगता है कि ये जो सहोगरा ये हड़प्पन सिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हड़प्पा का पोर्ट्रेट दिया गया है। चाहे वो सहोगरा इसका सही आंसर ना हो, पर ये पक्का हो गया हमारे को कि ये किसी ना किसी अशोकन साइट को बिलोंग करता था, जो कि हड़प्पन साइट में होना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो इसका आंसर हो जाएगा C, सहोगरा। तो देखिए, आपने एक ही पेपर से अपनी नॉलेज ड्राइव करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपकी 50% प्रोबेबिलिटी थी, आपने उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसके ऑप्शन से अपनी इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करके, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ये 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो देखिए, मान लीजिए आपको मियां तानसेन के बारे में तो पता होगा, पर उनकी जीवनी के बारे में इतना नहीं पता होगा, पर फिर भी आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि स्टेटमेंट्स में लिखा क्या गया है। देखिए, अगर हम C ऑप्शन की बात करें, आपको पता है कि तानसेन जी म्यूजिशियन थे, तो स्टेटमेंट कहती है तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, मतलब कि उन टाइम के जो राजा होते थे उन्होंने जिन लोगों ने उनको पैटर्नेज दी थी उनके लिए वो सॉन्ग्स को कंपोज करते थे। तो देखिए, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी पुराने टाइम के म्यूजिशियंस थे या सिंगर्स थे वो अपने राजाओं के लिए या पैटर्नेज रूलर्स के लिए सॉन्ग्स गाते थे। तो कितनी ही वेग स्टेटमेंट है, इसको गलत कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
देखिए स्टेटमेंट तभी गलत होगी जब एग्जामिनर के पास कोई पुख्ता सबूत होगा उस चीज़ को गलत कहने के लिए। मान लीजिए कल को कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है कि हाँ तानसेन ने कभी ना कभी कोई गाना या फिर कोई म्यूजिशियन राइम गाई होगी अपने पैटर्न रूलर के लिए, तो ये स्टेटमेंट पक्का से गलत हो गई कि ये सही है और हमको पूछ रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट निकल गई। अगली स्टेटमेंट कहते हैं दैट ही इन्वेंटेड मैनी रागास। अब देखिए ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये वेग टर्म है कि बहुत सारे राग बनाए हैं। ये इसमें ये नहीं लिखा गया कि 100, 101, एक या दो, उन्होंने कहा बहुत सारे राग बनाए हैं। तो ये भी एक तरह से वेग स्टेटमेंट है जिसको आप सही मान के चल सकते हैं कि हाँ उन्होंने अपने जीवन काल में, अगर वो इतने बड़े म्यूजिशियन थे तो उन्होंने राग तो बनाए ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट, ये पक्का से हमारे को पता है कि ये सही है और इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है। तो हमारे पास ये 50% प्रोबेबिलिटी बच जाती है कि इसमें से हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ें कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, और दूसरा ऑप्शन है कि तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो देखिए दूसरा भी जो स्टेटमेंट है कि ही कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर गॉड या गॉडेसेस का नाम नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि कभी ना कभी उन्होंने किसी ना किसी हिंदू गॉड के लिए ध्रुपद बनाया होगा जो कि म्यूजिक का एक फॉर्म है। तो देखिए ये भी एक तरह से क्या कहते हैं वेग स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, और यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट का कोई ना कोई तो रेफरेंस हो ही सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो सही स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है वो है कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। आपने अकबर के बारे में पढ़ा है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं मिडेवल इंडिया में, तो आपको उससे ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अगर ये इतना बड़ा फैक्ट होता तो आपने कहीं ना कहीं इस बारे में पढ़ा होता। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं आप इनको अगर गलत कर दे तो आप इस स्टेटमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे कि हाँ यही स्टेटमेंट गलत है जो इस क्वेश्चन का आंसर है। जो इसको तानसेन जी को जो टाइटल दिया था वो ग्वालियर के एक राजे ने दिया था राजस्थान में से, तो उसका जो सही आंसर है। तो इन 4 जो क्वेश्चन हमने अभी किए, देखिए ये क्वेश्चन जब मैंने पेपर दिया था तब भी थे, तो इस हिसाब से आपने अपनी लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पर लगानी है कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए, पर आपने हमेशा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आपने उस चीज़ को पढ़ना है कि कहीं उसमें कोई वेग स्टेटमेंट्स तो नहीं है या फिर कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। देखिए जब भी कोई स्टेटमेंट में बहुत ही एब्सोल्यूट चीज़ दी होगी, डेफिनेट चीज़ दी होगी कि यहाँ पर जैसे कि तानसेन का जो टाइटल है वो अकबर ने ही दिया था, तो इसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि ही इन्वेंटेड मैनी रागास, क्योंकि ये वेग स्टेटमेंट है। दुनिया में कोई ना कोई रेफरेंस आपको मिल जाएगा। उसके पहले जैसे हमने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को यूज़ करके उसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये जो पूरा पेपर डिज़ाइन भी इस तरह से किया जाता है कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको वो देखना चाहते हैं कि आप कितने शार्प हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन का या पेपर नहीं है या फिर आपका कंटेंट का ये पेपर नहीं है, आप कितने स्थिर हैं अपनी ज़िंदगी में उसका भी ये पेपर है। उसके पहले अगर वुड डिस्पैच के बारे में आपको नहीं पता तो ये भी आप कर सकते थे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। तो ये मैं अब 4 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। उसके बाद बात करते हैं कि अब लास्ट के कुछ दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको काम रहना है और कोई भी ऐसी चीज़ आपको शुरू नहीं करनी जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी। डू नॉट स्टार्ट विद एनी न्यू कंटेंट और टॉपिक्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड। आपको ये मान के चलना है कि जो चीज़ आपने छोड़ दी है उसमें से पेपर नहीं पूछा जाएगा और जो चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं उसी में से पेपर पूछा जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में जनरेट करना पड़ेगा। देखिए लास्ट ही कुछ दिन होते हैं जहाँ पर गेम मेक और ब्रेक का सिस्टम हो जाता है। आपने जो भी पढ़ा है अब ये डिपेंड करेगा कि आप लास्ट डेज में अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंट रखेंगे, तभी आपको वो चीज़ें पेपर में जाके याद आएंगी। अगर लास्ट डेज में आप पैनिक कर जाएंगे, आप वो चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे, मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं तो आपने कुछ देखा कि कोई बच्चा कुछ पढ़ रहा है, कोई बच्चा स्कीम्स का डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, कोई बच्चा बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ रहा है जो शायद आपका वीक हो सकता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने यही सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है भगवान मेरे साथ है, वही चीज़ पेपर में आ जाएगी। या फिर ऐसे क्वेश्चंस अगर आ भी जाएं जो आपने नहीं पढ़े तो आप अपनी लॉजिकल स्किल्स को, लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे जो बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था कि उन्होंने मियां तानसेन के बारे में डिटेल में पढ़ा ही नहीं था। पर देखिए इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने ही ईजी हैं। जब भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके स्टेटमेंट्स इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि जो बच्चे काम हैं, जो बच्चे पीस में हैं, जिनके पास मेंटल स्टेबिलिटी है, वो उस क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाएंगे।
देखिए जो तो बहुत आसान क्वेश्चंस है वो सब ऑलमोस्ट सभी बच्चे उसको आंसर कर देंगे, पर जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं उसमें एक रेस बनती है कि कौन बच्चा आगे निकल जाएगा और कौन बच्चा पीछे रह जाएगा। तो आप कोई भी नया चीज़ ना शुरू करिए, और जो पुरानी चीज़ें आपने कर रखी हैं, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें अगर आपने कल्चर में जैनिज़्म बुद्धिज़्म किया है तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आप इकोनॉमी की हम बात करें तो उसमें फिजिकल पॉलिसी कर लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी कर लीजिए। तो कोर टॉपिक्स हैं जो जहाँ से आने की क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ करिए। उससे आपका जो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और आपने क्योंकि वो चीज़ें पहले ही पढ़ी हुई हैं तो आपको ये पता होगा कि कल को अगर इनमें से क्वेश्चन आए, आई विल बी वेरी इजीली एबल टू सॉल्व दैट। उसके अलावा जो मॉक टेस्ट आपने दिए हुए हैं पहले, उनको एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि आपको याद आएंगी चीज़ें कि आपने क्या गलतियां की थी और आगे चल के आपने गलतियां क्या नहीं करनी है। नए मॉक टेस्ट आपने नहीं अब करने, जो पुराने दिए गए हैं, जो आपने पुराने दे दिए हैं, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। और उसके साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ, ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पेपर में। आप बेफालतू की बेफिजूल की टेंशन मत लीजिए कि पेपर बहुत टफ ही आएगा। अगर हम इस साल की बात करें तो देखिए सिर्फ 92 कट ऑफ गई है अगर हम जनरल की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 60 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाए या 15 क्वेश्चन भी गलत हो जाए, सॉरी 15 तो नहीं, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, तब भी आपका पेपर वहाँ पर क्लियर होता है। तो आपने पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। आपने 200 मार्क्स अटेम्प्ट या स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी, आपने कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर बच्चे फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो 200 के लिए प्रिपेयर करते हैं, 200 मार्क्स के लिए। आप जब तक ये अपने दिमाग की आइडियोलॉजी सेट नहीं रखेंगे कि आपने कट ऑफ क्लियर करनी है, आपने किसी को शो नहीं करना कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपने सिर्फ अपनी लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करके उस कट ऑफ मार्क को क्लियर करना है, तो आप ये पेपर को बहुत आसानी से, बहुत ही क्या कहते हैं, केक वॉक की तरह इस चीज़ को क्लियर कर जाएंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था कि ये जो पूरा पेपर है ये सिर्फ नॉलेज का पेपर नहीं है, ये कंटेंट का पेपर नहीं है, ये उससे बढ़ के एक पेपर है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं देते वो है उनका टेम्परामेंट। आपकी नॉलेज तो टेस्ट होगी ही, पर उसके साथ आपका टेम्परामेंट टेस्ट होगा कि आप कितने स्थिर हैं। अगर आप उस दिन पीस में है, काम है, आपका टेम्परामेंट सेट है कि आज पेपर दे के ही निकलना है, बहुत अच्छा दे के निकलना है, तो आपका पेपर वो पक्का क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बस जो गलतियाँ नहीं करनी है, जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, उस पर ध्यान रखिए। बाकी हम मिलेंगे फ्राइडे को, तब एक एक्स्ट्रा मोटिवेशनल लेक्चर होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।